गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 8th क्लास का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इसका मतलब क्या है? जब जनता बगावत करती है 1857 वह उसके बाद। ये लेसन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी हिस्ट्री के लिए। इस लेसन से आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमने भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और किस तरह से हम आज़ादी की तरफ बढ़े। तो आज़ादी की तरफ जाने के लिए 1857 जो थी वो पहला कदम था। रीज़न बहुत सारे थे इसके। रीज़न ये नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, बस थोड़े हमारे अंदर गुस्सा थे सब लोगों के अंदर, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो नवाब हों, चाहे वो मुगल राजा हों। और करते करते हुआ क्या, ये सारा का सारा गुस्सा एक साथ जब निकला तो एक बड़ी क्रांति बन गई। तो अब आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक छोटा जो सबके अलग अलग कारण थे वो जब मिले तो कितनी बड़ी क्रांति बन गई। और वहां से हम लोगों के अंदर ये भावना है कि अंग्रेजों को बाहर कर देना चाहिए। और 1857 के बाद वापस अंग्रेज कैसे भारत के अंदर इतनी पकड़ बना लेते हैं कि उनको भगाने के लिए 1947 लग जाता है, मतलब 1947, मतलब 90 साल का समय और लग गया इनको भगाने के लिए। तो आप इस लेसन के अंदर वो सब पढ़ेंगे। इस लेसन को मैं 2 से 3 पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा जैसे जैसे आपकी वीडियोस बनती जाएंगी। तो आप ध्यान रखना इस लेसन को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, ना ही सिर्फ आपकी हिस्ट्री और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एज ए इंडियन होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने भारत ने आज़ादी प्राप्त की है अपनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पढ़ूंगा मैं इसको इंग्लिश में ही, लेकिन समझाऊंगा दोनों लैंग्वेजेस में ताकि हर किसी को समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिसीज एंड द पीपल। पॉलिसी होता है नीतियां, एंड द पीपल नीतियां एवं लोग। In the previous chapter, you looked at the policies of East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlord, tribal, soldier were all affected in different ways. मतलब आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से भारत के अंदर व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कंपनी बनाई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट पीपल। और उस कंपनी का अलग अलग लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा उसकी नीतियों का। राजाओं पर, रानियों पर, पीजेंट होते हैं जो मजदूर होते हैं, लैंडलॉर्ड जो जमींदार होते हैं, ट्राइबल जो कबीले वाले होते हैं, सोल्जर्स, एंड दे ऑल वर अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट एंड गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट होता है भावना। आपने ये भी पढ़ा होगा पिछले लेसन में, दीकूस वाले लेसन के अंदर, कि किस किस तरह से जब भी अंग्रेज सरकार ने ये कहा था कि अब आपको जंगल खाली करने पड़ेंगे या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो वहां के जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह भी किए थे और उनको कई जगह सफलता भी मिली थी। तो इसी तरह से अब हम आगे इस लेसन को पढ़ते जाएंगे। नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब कैसे अपनी पावर खोते जाते हैं। पावर होता है शक्ति, जो भी हो गए वो अपनी खोते जाते हैं अपनी शक्तियों को। सिंस द मिड 18th सेंचुरी। अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? अब चल रही है 21। तो मिड 18th सेंचुरी कौन सी होगी? 1850s के आसपास की। नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। इरोड होता है धीरे धीरे खत्म होना, नष्ट होना। 1850, 1840, 1860 ये ऐसा पीरियड था 1840 से 1860 का, जिस टाइम पर बहुत सारे नवाबों ने और बहुत सारे राजाओं ने अपनी पावर खोई थी। तो इस टाइम पर हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी पावर खत्म होने लगी। They had gradually lost their authority and honor. Gradually होता है धीरे धीरे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी मतलब सत्ता, और ओनर मतलब अपना सम्मान, धीरे धीरे वो सब खोते जा रहे थे। क्यों? राजा का सम्मान तभी होता है जब राजा की सत्ता होती है। जब सत्ता चली गई तो राजा का सम्मान भी राजा जैसा नहीं रहेगा। Resident had been stationed in many courts. The freedom of the ruler reduced. The armed forces were disbanded. अंग्रेज क्या करते थे, जिस भी राजा से अपनी दोस्ती करते थे शुरू के अंदर, उस राजा के अंदर अपना एक रेजिडेंट भेज दिया करते थे उस राज्य में। मतलब रेजिडेंट काम क्या करता था, उसके मंत्रालय में बैठकर एक मंत्री की तरह काम किया करता था, और वहां पर राजा की सारी पॉलिसी जो होती थी उसको पता रहता था, और वो आगे अंग्रेजों को बताता था। तो अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी बनती थी तो अंग्रेजों को पहले से ही पता होता था उस रेजिडेंट की वजह से। तो अब जब रेजिडेंट हमारे इंडियन कोर्ट्स के अंदर आ गए, कोर्ट मतलब भारतीय राजाओं के दरबारों में जब रेजिडेंट आना शुरू हो गए, तो अब धीरे धीरे उनकी पावर रिड्यूस होने लगी राजाओं की। देयर आर्म्ड फोर्सेज वर डिसबैंडेड। डिसबैंडेड होता है उखाड़ना, मतलब उनकी आर्म्ड फोर्सेज को खत्म कर दिया गया। अब अंग्रेज करते क्या थे, अंग्रेज ये कहते थे कि आपको इतनी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत है, आप अपनी आर्मी को कम कीजिए, हमारी आर्मी रख लीजिए।
और लास्ट में होता क्या था, वो राजा पूरी तरह अंग्रेजों पे डिपेंडेंट हो जाया करते थे। एंड द रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। अब जब ऐसे ऐसे कदम उठा लिए जाएंगे राजाओं द्वारा, तो धीरे धीरे उनके रेवेन्यू मतलब राजस्व, जो मतलब पैसा होता है उनका, राजाओं का जो खजाना होता था वो भी, और टेरिटरी जो इलाका था उनके राज्य का, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लेसन की वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहना, और अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करना, 1.25 के ऊपर इसका प्लेबैक स्पीड कर देना, ताकि आप अगर इसको जल्दी कवर करना चाहते हैं तो। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, कई सारी जो फैमिली थी, रूलिंग फैमिली थी, उन्होंने इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की। नेगोशिएट होता मोल भाव करना, या मतलब किस तरह से बात वगैरह करके हल निकालने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ये शायद नाम आपने सुना होगा, जिसको कहता है ना झांसी की रानी, वही थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडोप्टेड सन एज देयर हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब रानी लक्ष्मीबाई चाहती क्या थी कि जो अंग्रेज सरकार है उनके बेटे को आने वाले समय में अपने किंगडम का उत्तराधिकारी, हायर होता है उत्तराधिकारी, पति के मरने के बाद, जब रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पति के मरने के बाद उनके बेटे को अगला उत्तराधिकारी मान ले। लेकिन बेटे की दिक्कत क्या थी, यहाँ लिखा होगा अडोप्टेड सन, वो उनका बेटा खुद का नहीं था, वो उन्होंने गोद लिया हुआ था, दत्तक पुत्र बोलते हैं जिसे। तो वो चाहते थे कि अब वो अगला उनका राज्य संभाले। नाना साहिब, द अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड, द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, ये वो वाला बाजीराव नहीं जिसकी आपकी मूवी देखी थी, वो बाजीराव फर्स्ट था। प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन ही लेटर डाइड। अब उन्होंने कहा क्या कहते, जब उनके बाजीराव पेशवा के पुत्र ने क्या कहा था, नाना साहब ने, कि जब बाजीराव 2 की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनकी पेंशन उन्हें आती रहे। क्योंकि होता था ना, अंग्रेज क्या करते थे, जब किसी का राज्य हथिया लिया करते थे तो उस राजा को पेंशन पर रख दिया करते थे कि अब से आपकी पेंशन आया करेगी। तो अब नाना साहब चाहते क्या थे कि उनके पिता के देहांत के बाद उन्हें भी वो पेंशन मिलती रहे। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट इन हिज सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन देयर प्लीज। अब कंपनी की दिक्कत क्या थी, कंपनी के अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कंपनी को कि एक तो उनकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी। उस टाइम पर इंडिया के अंदर कोई ऐसी मिलिट्री नहीं थी जो अंग्रेजों को हरा पाती। एक मिलिट्री थी सिर्फ, वो थी टीपू सुल्तान की, और टीपू सुल्तान की मिलिट्री को भी अंग्रेजों ने किसी तरह से करके हरा लिया था, अलग अलग तरह से, अपने हैदराबाद के निजाम को मिला के, या साथ में कभी मराठाओं को लेके साथ में, या कभी खुद से ही। तो उसकी पावर को धीरे धीरे इरोड करते गए टीपू सुल्तान को, और लास्ट में टीपू सुल्तान का भी अंत हो गया। तो जो कंपनी थी अपनी सुपीरियोरिटी के अंदर बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना चोड़ में आई हुई थी कंपनी, मतलब बहुत ही ज्यादा घमंड कर रही थी। तो उन्होंने इन सब की प्लीज होता है अर्जियां, इन सभी राजाओं की अर्जियों को साफ साफ ठुकरा दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको जो करना है, आप लड़ना चाहते हैं लड़ लीजिए। तो बाद में सबने ये किया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। अवध लास्ट टेरिटरी, लास्ट ऐसा राज्य था जो अनेक्स किया गया। अनेक्स होता है हथियाना, छल पूर्वक हथियाना। In 1801, the subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856, it was taken over. 1801 में सब्सिडरी अलायंस लगाया गया अवध के ऊपर, और 1856 आते आते अवध को हथिया लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी नाम का एक शहर भी है हिमाचल के अंदर, एक टूरिस्ट प्लेस है, वो डलहौजी इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किया क्या था, डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्नड। मिसगवर्न होता है अच्छे से इसके ऊपर शासन नहीं किया जा रहा। गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा क्या कि अवध के ऊपर अच्छे से शासन नहीं किया जा रहा, और इसकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक प्रॉपर शासन के लिए अंग्रेजों का रूल अवध के ऊपर बहुत जरूरी है। अब आप खुद देखते जाइए कि अंग्रेज कर क्या रहे थे कि हमारे को ही शासन के लायक नहीं ठहरा के हमारी जमीन खुद कब्जाते जा रहे थे। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंपनी ने ये भी डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल वंश को कैसे खत्म किया जाए, मुगल वंश की पावर को कैसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि कोई टाइम था कि भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पर मैंने आपको शायद इंसिडेंट पहले ही बताया होगा कि जहांगीर के पास पहला बंदा आया था जो था थॉमस रो, और जो उससे पहले कैप्टन हॉकिंस नाम से आदमी आया था वो, और उसके बाद थॉमस रो, ये दो लोग आए थे। हुआ क्या था, जहांगीर ने बस इन्हें एक चार्टर ऊपर से ही फेंक दिया था कि बस कर लीजिए आप व्यापार। कितने टाइम तक तो जहांगीर इनसे मिला भी नहीं था। और उसके बाद इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने, तो औरंगजेब ने भी इसका बहुत तगड़ा जवाब दिया था, और इन पटक के 3
आइलैंड्स के ऊपर फेंक दिया था जो कलकत्ता के पास थे, सुतानुती और ऐसे ऐसे आइलैंड्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कालीकाटा, सुतानुती, इन सब के ऊपर रख दिया था इन्हें। और आज की डेट ये हाल हो गया था कि ये मुगलों को ही खत्म करने की सोच रहे थे। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी जो अपने सिक्के छाप रही थी उसके ऊपर से मुगल राजा का नाम भी हटाना शुरू कर दिया था इन्होंने। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, याद रखना बहादुर शाह जफर ये भारत के अंतिम मुगल राजा होंगे। गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो उनका लाल द फैमिली ऑफ द किंग शिफ्टेड वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट, कि जो उनकी फैमिली होगी उसको लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। लाल किला कौन सा? जो दिल्ली वाला है, जहां पर हर साल झंडा फहराया जाता है। और यही रीजन आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि यहीं पर झंडा क्यों फहराया जाता है। इतनी बड़ा भारत है, इतनी जगह थी, लेकिन लाल किले पर ही हर साल क्यों झंडा फहराया जाता है। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, अब गवर्नर जनरल डलहौजी हट गया, गवर्नर जनरल कैनिंग आ गया। कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर द डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद किसी भी मुगल वंश के आगे आने वाले उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट होता है जो आगे आगे और पीढ़ियां चलती रहेंगी, उनमें से किसी को भी राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ प्रिंस मतलब राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा, उनको राजा नहीं माना जाएगा। द पीजेंट एंड द सिपोइज, अब देखिए पीजेंट होते हैं मजदूर या फिर छोटे मोटे जो किसान, किसान और सिपोय तो आप समझ गए सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार resented the high taxes and the rigid method of revenue collection। अब जितने भी सिपोए और जमींदार थे, जितने भी पीजेंट मतलब किसान और जमींदार थे, वो सारे के सारे हाई टैक्सेस मतलब ज्यादा टैक्सेस से परेशान थे। रिसेंट का मतलब होता है दुखी होना या तंग होना उनसे। और साथ में जो इनके मेथड थे मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के, रेवेन्यू तो राजस्व इकट्ठा करने के मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए मेथड बहुत ही रिजिड थे, बहुत ही सख्त मेथड थे इनके। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर एंड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर लैंड दे हैड टिल्ड फॉर द जनरेशन। अब कुछ लोग जो थे अंग्रेजों को या मनी लैंडर्स को, जो साहूकार होते हैं, उनको लोन नहीं चुका पाए और धीरे धीरे उनको अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। और वो जमीनें थी जिनको वो कितनी सदियों से उसके ऊपर खेती करते हुए आ रहे थे। टिल का मतलब होता है जोतना, कहते हैं ना हल जोत लिया। ये द इंडियन सिपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट होता है कहीं ना कहीं उनसे निराशा या उनके खिलाफ कहीं ना कहीं असंतुष्टि। द इंडियन सिपोइज, अब जो इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी, कहीं ना कहीं वो भी नाखुश थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। एक तो सबसे पहली बात किस पर दुखी थे? पेज पर, मतलब उनको ब्रिटिश लोगों से कम तनख्वाह दी जाती थी। मान लीजिए अगर कोई ब्रिटिश भी सिपाही है और कोई इंडियन सिपाही है तो ब्रिटिश सिपाही को इंडियन सिपाही के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी। अलाउंसेस वो होते हैं जो तनख्वाह के साथ दे जाते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी में सुनते हैं वहां पे उन्हें टीए मिलता है, डीए मिलता है, अलग अलग, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है। और जैसे किसी भी आदमी को सरकार अगर इधर से उधर भेजती है तो उसे ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। अलाउंस होता है भत्ता जो अलग से पैसे मिलते हैं उन्हें। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, और साथ में उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी काफी खराब थी। जैसे अगर एक ही जगह सारे के सारे फौजी सर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स को अच्छी सर्विसेज दी जाती थी, अच्छी सहूलतें दी जाती थी ब्रिटिशर्स को, और इंडियंस को उतने बराबरी की सहूलतें नहीं मिलती थी, और जबकि मिलती भी नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वॉलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स। और अब हुआ क्या था, कुछ नए नए रूल्स थे जो ब्रिटिश लाते जा रहे थे। इनसे तो उनकी सेंसिबिलिटीज, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज मतलब धार्मिक भावनाओं पर भी ठेस पहुंची थी। इसमें था क्या, 2-3 चीजें थी। सबसे पहले तो थे कारतूस, जो ब्रिटिशर्स अलग नए कारतूस लेके आए थे इनफील्ड राइफल के, जो आपने आज की डेट में सुना है ना रॉयल इनफील्ड, जो बुलेट नाम से बाइक आती है, बस सेम वाला इनफील्ड। वो तो इनफील्ड अलग हो गया, इनफील्ड एक राइफल का नाम है, शुरू में वो इंग्लैंड की राइफल थी। इनफील्ड राइफल की वजह से तो हिंदू और मुस्लिम दुखी थे। और साथ में हुआ क्या, ये सिखों के रिजेंटमेंट का भी कारण था। और जब एक और रीजन भी ये था, ये तो हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात हो गई, और सिख सोल्जर इनसे इसलिए खफा थे शुरू के अंदर क्योंकि पहली बात तो जो सिख सोल्जर थे उनको भेजा जाता सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह है सिंध नाम की, और वहां से उनको घर पे चिट्ठियां नहीं भेजने दी जाती थी, तो इसलिए भी वो सोल्जर्स दुखी थे। और दूसरी दिक्कत ये थी
कि जब इनको लिया गया था, इन सोल्जर्स को, 6 सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी के अंदर लिया गया था, तो कहा गया था कि आप जैसे रहना चाहें आप वैसे रहेंगे, जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं हम उनको बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे। और बाद में उन्हें ये कहा गया था कि आपको शेव करनी पड़ेगी या फिर ऐसे अब ब्रिटिशर्स की तरह कैप लगाने पड़ेंगे आपको, तो उस वजह से वो उनसे दुखी थे। तो कुल मिलाकर जो भी लोग इनके अंदर सर्व कर रहे थे वो सारे के सारे फौजी कहीं ना कहीं अपने धार्मिक कारणों की वजह से इनसे दुखी हो गए थे। Did you know that in those days many people in India believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? और एक ये भी बहुत बड़ा बिलीफ था कि अगर लोग ये मानते थे कि अगर कहीं ना कहीं उन्होंने समुद्र पार किया, अगर कहीं उन्होंने समुद्र पार किया, हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता थी कि अगर वो समुद्र पार करके कहीं और किसी देश में चले गए तो उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। और यही रीजन सिर्फ सिपाहियों के साथ नहीं था, ये रीजन हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रामानुज, श्रीनिवासन रामानुज, तो उनके साथ भी ये रीजन था। उनकी माँ ने पहले उन्हें इंग्लैंड भेजने से मना कर दिया था कि अब वो क्योंकि ब्राह्मण थे और इंग्लैंड भेजने से इसलिए मना कर दिया था कि अगर वो जहाज पर चढ़ के समुद्र पार करके किसी और देश में जाएंगे तो उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, और ऐसे काफी कुछ इनके रीजंस थे, लेकिन बाद में उनको भेज दिया गया था उनकी माँ द्वारा। सो when in 1824 the sepoy told that they had to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order though they agreed to go by the land route। अब हुआ क्या, बर्मा है बांग्लादेश, आज अब म्यांमार सॉरी, जो आज की डेट में म्यांमार है उसको हम बर्मा कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा क्या था फौजियों को कि आपको अब जहाज पर चढ़कर समुद्र के रास्ते से बर्मा जाना पड़ेगा, तो इंडियन फौजियों ने मना कर दिया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर आपको लेकर जाना ही है तो हमें लैंड रूट से ले जाओ, क्योंकि बांग्लादेश के बाद आगे अपना हमारा जो असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड ये सारे हैं, इनसे साथ में बर्मा का बॉर्डर लगता है म्यांमार का, तो आप वहां से हमें ले जाइए, बांग्लादेश के सारे रास्ते होते हुए जैसे भी ले जाइए आप। वो लैंड रूट से जाने के लिए रेडी थे, लेकिन उन्होंने सी रूट से जाने से मना कर दिया, समुद्र के रास्ते से। दे वर सीवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। अब हुआ क्या, अब ये मुद्दा एक बार तो दब गया, उन्होंने जो जो लोगों ने विद्रोह किया था उनको सजा मिली, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं दबा नहीं। तो अंग्रेजों ने किया क्या, 1856 आते आते एक ऐसा रूल बना दिया पहले से ही कि अब भारत में जो भी भारतीय है ब्रिटिशर्स की आर्मी के अंदर आएगा उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कंपनी उसे कहती है कि आपको समुद्र के रास्ते कहीं और लड़ने जाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही अब इस बात पर भी दुखी थे कि देश के अंदर क्या हो रहा था, क्यों, क्योंकि परिवार के अंदर से सिपाही तो एक आधा बनता था, लेकिन बाकी परिवार तो खेती बाड़ी में था। अगर कोई सिपाही अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है और उधर से उसकी जमीनें छिनती जा रही है, उसके घर की जमीनें छिनती जा रही हैं, चाहे आपको बताया मैंने, चाहे परमानेंट सेटलमेंट की वजह से हो गया, जैसे भी हो गया, तो अब वो सिपाही तो कहीं ना कहीं दुखी होगा ना, जब वो अब अंग्रेजों के अंदर काम कर रहा है अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेज उसकी जमीनें हथियाते जा रहे हैं उसके घर के, और उसके घर परिवार वाले दुखी हैं। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड देयर फैमिली लिविंग इन द विलेजेस। वही जो मैंने बताया कि कई तो इसमें से किसान थे और उनके परिवार गांव में रह रहे थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज। तो जो किसानों का गुस्सा था वो बहुत ही जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या हुआ इन रिफॉर्म होता है बदलावों के लिए प्रतिक्रिया क्या थी। द ब्रिटिशर बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिशर ये मानते थे कि इंडियन सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती प्रथा चलती थी भारत के अंदर उसको रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। सती प्रथा रुकवाने में सबसे मेन हाथ था राजा राम मोहन रॉय का। याद रखना है इनको भारतीय प्रकाशवाद का जनक भी बोला जाता है कि भारत के अंदर आज की डेट में जितना ज्ञान वगैरह सब आ रहा है, जो हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही इस चेतना को जगाने के अंदर बहुत बड़ा काम किया था। एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। विडो होती है विधवा, विधवाओं का दोबारा से शादी करने के लिए भी एनकरेज किया अंग्रेजों ने। क्योंकि होता क्या था, जब पहले कोई भी स्त्री विधवा हो जाया करती थी तो उसको एक बहुत ही अलग से तरीके से जीवन रहना पड़ता था, हमेशा व्हाइट कपड़ों में। और कई बार तो होता क्या था, कुछ सोसाइटीज के अंदर उसका सिर मुंडवा के उनको गंजा कर देते थे और उसके बाद वो सिर्फ धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। तो इसके खिलाफ ईश्वर चंद विद्यासागर नाम के आदमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और ये भी लॉ पास हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज
एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन द लैंड एंड प्रॉपर्टी। हुआ क्या 1830 के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन धर्म का, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, उनको भी भारत में आने का न्योता दिया कि आप आइए और जहां जहां भी ब्रिटिशर्स की लैंड है आप आराम से वहां पर अपना प्रचार कर सकते हैं। इन 1850 न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 के अंदर ऐसा कानून भी ला दिया गया जिसके कारण क्रिश्चियनिटी में किसी भी व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी में बदलना काफी इजी कर दिया था। दिस लॉ अलाउड द इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर। और कहा क्या गया कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं तो आपको अपनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा। मतलब उन्हें अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए धर्म को परिवर्तन करवाने के लिए। मैनी इंडियन बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिशर वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब लोगों को ये बात समझ आने लग गई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और उनके रहने सहने के तरीके को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। दे वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। और लेकिन कुछ इंडियन ऐसे भी थे जो चाहते थे कि अभी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो इंडियन सोशल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके अंदर बदलाव जरूरी है। अब उसके बारे में आप चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे। थ्रू द आई ऑफ पीपल, अब यहाँ पर 2 अकाउंट दिए हुए हैं अलग अलग लोगों द्वारा, ये आप खुद पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अ म्यूटनी बिकम्स अ रेबिलियन, देखते हैं कितना है ये, यहाँ तक करते हैं। अब एक छोटा सा गदर, म्यूटनी होता है बहुत ही मतलब छोटा सा विद्रोह हुआ कहीं पे भी और वो इतना बड़ा क्रांति बन गई। रिबिलियन होता है विद्रोह या क्रांति। एक छोटा सा गदर, एक छोटी सी स्किर्मिश टाइप का छोटी मोटी लड़ाई इतना बड़ा क्रांति बन गई। दो स्ट्रगल्स बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। समटाइम्स द स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज द पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। अब आपने ये तो कई बार पढ़ा होगा, रूलर राजाओं और जिनके ऊपर राज किया जाता था उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ करते थे काफी आम बात थी ये। लेकिन होता क्या था, कुछ बार ये स्ट्रगल इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा विशाल हो जाया करते थे कि सत्ता को ही हिला दिया करते थे। द स्टेट ब्रेक्स डाउन, की सत्ता को ही हिला दिया करते थे। जैसे हुआ क्या, अंग्रेज भारत के अंदर इतने ज्यादा सत्ता के ऊपर काबिज हुए थे और इतना बड़ा विद्रोह करके अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। और यही क्या हुआ, यही हुआ फ्रांस के अंदर इतनी बड़ी क्रांति की, यही हुआ यूएसए के अंदर जहाँ से इंग्लैंड को हटाया गया, यही हुआ और कई सारे आइलैंड्स के अंदर, यही हुआ चाइना के अंदर। इस तरह से जब छोटी छोटी क्रांतियां कई बार इतनी बड़ी बन जाती हैं कि डायरेक्ट स्टेट को चैलेंज कर देती हैं। जो मतलब सत्ता पे लोग बैठे होते हैं डायरेक्ट उन्हीं को ही चैलेंज कर दिया जाता है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। अब भारत के बहुत बड़े लोगों ने ये सोच लिया था कि हमारा जो एनिमी है वो कॉमन है, मतलब अंग्रेज है हमारा एक कॉमन एनिमी और अब इसके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। अब इसके लिए करना क्या था, लोगों को एक साथ आना था, बातचीत करनी थी, ऑर्गेनाइज इकट्ठा होना था, इनिशिएटिव मतलब स्टेप लेने थे शुरू में। अब स्टार्ट कौन करता है इसे, वो होता है इनिशिएटिव। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना था कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हटा सकते हैं। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो तब तक आप कोई काम भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये तो अंग्रेजों को हटाना था, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए था। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। भारत के उत्तरी राज्यों के अंदर 1857 के अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लग गई थी। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. अब कंपनी के 100 साल के रूल के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कंपनी को इतना बड़ा विद्रोह देखना पड़ा था मई 1857 के अंदर, जिसने कंपनी की पावर को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया भारत के अंदर। कि कंपनी अभी तक जो सभी झांसी की रानी, नाना साहिब, इन सभी की जो अर्जियों को ठुकराती जा रही थी अपने घमंड के अंदर, आज उसके सामने भारतीय खड़े हो चुके थे। Threatened the company's very presence in India. Sepoy mutant in several places, beginning from the Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion. हुआ क्या, अलग अलग जगह से आवाज उठी। स्टार्ट हुआ मेरठ से। स्टार्ट कहां से होता है, मेरठ से। और अलग अलग सेक्शंस मतलब अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन ने, अलग सभी वर्गों ने इसके खिलाफ आवाज उठा ली।
Some regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the world. और कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये किसी भी पूरे भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्रांति थी किसी भी देश की सत्ता के अगेंस्ट। मतलब कोलोनियलिज्म क्या होता है? उपनिवेशवाद, कि जब कोई देश दूसरे देश पर आकर राज करता है, ऐसे में सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है इसको 19वीं सदी की। और ये क्रांति सच में बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने अंग्रेजों को भारत के अंदर ऑलमोस्ट हिला के रख दिया था और अंग्रेजों ने इसके बाद अपने रूल्स भी चेंज कर दिए थे इंडियंस के लिए। और इतनी बड़ी क्रांति थी कि इसके ऊपर कार्ल मार्क्स जैसे बड़े बड़े लोगों ने भी किताबें लिखी थी और कई अमेरिकन ने भी किताबें लिखी थी और कुछ ब्रिटिशर्स ने भी किताबें लिखी थी इसके ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी और इसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम इस लेसन को इतना करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। और बाकी को हम अगले सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर हम कवर कर देंगे। और आप इन वीडियोस को पूरा सुनना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और इसके अंदर जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ, ये जो सन वगैरह जितने भी हैं डेट्स, इन सभी को अच्छे से याद करना और प्लेसेस को अच्छे से याद करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।